अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है यूनिट 7 स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसकी तमाम एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर्स वाली एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, वो मैं सेपरेटली अपलोड करूंगा। तो अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो आप लिखना स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन क्वेश्चन आंसर्स एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 1 करते हैं, उसके बाद हमारे पास टोटल 8 एक्सरसाइजेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है एक्सरसाइज 1 की वो पढ़ लेते हैं। कहा जाता है वर्क इन पेयर्स, अकेले काम ना करो, अपने दोस्त के साथ काम करो, यानी अपने क्लासमेट के साथ। एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। अच्छा, ये कॉन्टेक्चुअल का वर्ड क्या है? कॉन्टेक्चुअल का वर्ड ये है कि आपने वही मीनिंग्स बतानी हैं जो कि चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं, अलग से कोई मीनिंग नहीं बतानी। फॉर एग्जाम्पल बेयर, बेयर का मतलब होता है भालू, और बेयर का मतलब ये भी होता है बर्दाश्त करना। तो आपने ये देखना है कि चैप्टर के अंदर बेयर का वर्ड भालू के लिए इस्तेमाल हुआ है या बर्दाश्त करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रिटेंशियस। अब प्रिटेंशियस के मुख्तलिफ मीनिंग्स आते हैं, तो चैप्टर में क्या मीनिंग इस्तेमाल हुए हैं वो आपने जवाब में बताने हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें, आगे लिखा हुआ है शेयर योर वर्क विथ योर पार्टनर वंस यू हैव आई डिड वंस यू हैव। तो आपने अपना काम अपने पार्टनर यानी दोस्त के साथ भी शेयर करना है जब आप अपना काम कंप्लीट कर लो। ठीक है, आई डिड द एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पर वर्ड्स देखो क्या लिखे हुए हैं। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब होता है अफेक्टेड, यानी जो चीज़ असर करे, जो चीज़ हमें असरअंदाज हो, हमें लगे कि हाँ ये है, ये ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रिटेंशियस। फर्नेस, फर्नेस तो आपको सबको पता है, एक भट्टी टाइप चीज़ होती है जिसमें जो है वो किसी चीज़ को पकाया जाए या जिसमें किसी चीज़ को जो है वो मोल्टन फॉर्म में लेकर आया जाए या लिक्विड फॉर्म में लाया जाए। एंड इनक्लोज स्ट्रक्चर इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, जिसमें हीट पैदा की जाए। अच्छा, फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस के मतलब ये होते हैं कि जो इंसान आपके पास जो है वो ऑनेस्ट हो, ठीक है, जो कि सच बात करे, ऑनेस्ट हो और जो सही बात हो उसी को आगे कहे। अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग। जब इंसान ऑनेस्ट होगा यानी बेबाक होगा तो वो सही लिखेगा भी, सही कहेगा भी और सही बोलेगा भी। कहेगा बोलेगा एक ही बात है। अच्छा, स्लिप शॉट, स्लिप शॉट का मतलब होता है क्रिटिसाइज बाय अ लैक ऑफ केयर थ्रो और ऑर्गेनाइजेशन, यानी बेउसूली। क्या मतलब हो गया? बेउसूली, आसान करके ले लो। एक्सहॉस्शन, ठीक है, एक्सहॉस्शन का मतलब होता है स्टेट्स ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टाइटनेस, यानी बहुत ज़्यादा थके हुए होना, फिज़िकली भी और दिमागी तौर पे भी। आप पूरा दिन स्कूल से आओ, ठीक है, और फिर ट्यूशन जाओ और फिर आप जो है वो होमवर्क करो, रात में आप थक जाओगे 10 बजे, और मैं कहूँ कि भाई स्विमिंग करने चले जाओ 10 बजे, आप बोलोगे भाई मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ पे इसी का वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। एलिवेटेड, ऊपर की तरफ जाना, आप सबको पता है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। भाई देखो, नोट्स जो हैं वो ज़रूर बाय कर लो। 150 इसकी फ़ीस मैंने रखी है, ठीक है, 150 रुपये PDF के। अब इस नोट्स के अंदर आपको तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चैप्टर के सॉल्व, MCQs, एक्सरसाइज, ग्रामर, समरीज, ऐसे, एप्लीकेशन, सब कुछ तो सॉल्व मिल रहा है। और ये जो आपको चलती हुई नज़र आ रही है स्लाइड, ये भी नोट्स से ही ली गई है। तो नोट्स ज़रूर बाय कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, 150 रुपये इजी पैसा कर दो, उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, हम आपको आपका PDF दे देंगे इस नोट्स का। देखो काफ़ी मेहनत से लिखे हैं, तो इसीलिए सिर्फ 150 रुपये इसकी प्राइस रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस जो है वो 300-400 रुपये हो, नहीं, 150 रुपये प्राइस है। इसकी हार्ड कॉपी जो है ना वो 700-800 रुपये की है, तो इसीलिए सिर्फ PDF 150 रुपये का देते हैं हम आपको। समझ गए हो कि नोट ज़रूर बाय कर लेना, ठीक है, ये ले लेना। अच्छा, सैचल, बेसिकली सैचल का मतलब होता है आपका स्कूल बैग या ऐसा बैग जिसके अंदर आप सामान रखो और चीज़ें रखो। अ बैग कैरिड ऑन द शोल्डर बाय अ लॉन्ग स्ट्रिप्ड एंड क्लोज्ड बाय अ फ्लैग यूज्ड स्पेशली फॉर स्कूल बैग्स। समझ में आ गई ना बात? ऐसा बैग जिसमें आप सामान रखो, जिसमें बांधने की जगह हो और दूसरे काम। ट्रैम्प, अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वैग्रेंट और बेगर्स। ट्रैम्प उस इंसान को कहा जा रहा है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाए और पैदल, और लोगों से लिफ्ट मांगे और दूसरी चीज़ें मांगे गुजारे के लिए,
ताकि वो कोई अच्छी जॉब, नौकरी या कोई चीज़ ढूंढ ले अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए। लिंगर, स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रिलेक्टेंस टू लीव। तो किसी जगह पर रहना और रुकना और वहाँ पर टाइम बिताना ताकि फिर जो है वो अपने गोल्स और अपनी जो चीज़ें उसको हासिल किया जा सके। यंकी एक अमेरिकन को कहा जाता है, यानी कोई एक अमेरिकन है उसे यंकी भी कह सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ हम करते हैं अपने MCQs जो कि आपको एक्सरसाइज 2 में दिए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो। डैश वर डिस्कसिंग स्कूल ड्यूरिंग वर्क। वो कौन से लोग थे जो कि स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे काम करते हुए? बिल्कुल सही, माइनर। माइनर से मुराद है जो कि कानकन होते हैं। कानकन यानी जो कि कोयले की कान में, सोने की भी शायद कान होती है, उसमें काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कोयले की कान का वर्ड यहाँ लिया जाता है, सोने की कान में तो आपको पता है। द स्कूल वॉज प्रोवाइडिंग, स्कूल जो है वो प्रोवाइड कर रहा था एजुकेशन, जैसे कि एम इंग्लिश स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, और स्किल, स्किल यानी हुनर कि आप किस तरह से कोई काम करोगे। अच्छा, तीसरे में कहते हैं द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया। वर्जीनिया में जो स्कूल था उसमें किस तरह के लोग पढ़ सकते थे? ऑल, तमाम तरह के लोग पढ़ सकते थे। ऑल टाइप यानी गरीब, अमीर, रेस यानी ब्लैक कलर वाले, सिया फार्म, सफ़ेद फार्म, हर तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ सकते थे। एट डैश सैलरी डिड द राइटर वर्क एट द हाउस ऑफ जनरल लुइस रफनर। किस सैलरी पर जो है वो काम कर रहे थे हमारे राइटर यानी बुकर टी वॉशिंगटन? तो $5 पर डे। $5 वैसे भी पाकिस्तान में काफ़ी रकम होती है भाई, सॉरी पर मंथ, पर डे नहीं, और तो अमीर हो जाते फिर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 5 पे। $5 पर मंथ। डैश सिटी वॉज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन। कौन सी सिटी हैम्पटन से 82 माइल दूर थी? बिल्कुल सही, रिचमंड। ठीक है, रिचमंड, नाम भी देखो कैसे अमीरों वाला है सिटी के। जैसे कि मैं बोलूं हैदराबाद से कौन सी सिटी है जो कि 180 किलोमीटर दूर है? आपके दिमाग में आ जाएगा कि कराची। बात समझ गए ना मेरी? द राइटर स्पेंड द फर्स्ट नाइट ऑफ ट्रैवल इन हैम्पटन एट। राइटर ने अपनी पहली रात हैम्पटन में कहाँ गुजारी? तो बिल्कुल उन्होंने गुजारी थी साइड वॉक यानी एक स्ट्रीट पे गुजारी थी। साइड वॉक नियर द पोर्ट। पोर्ट यानी वो जो रोड थी वो एक पोर्ट के करीब थी, यानी जहाँ पर कश्तियाँ वगैरह आती हैं, रुकती हैं। ठीक है। राइटर डैश टू गेट मनी फॉर ब्रेकफास्ट। राइटर ने ऐसा क्या काम किया था कि उसको पैसे मिले? उन्होंने जो है वो सामान को लोड और अनलोड करा था। विसल का मतलब होता है कश्ती। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ विसल का मतलब वो भी ले सकते हो आप, सीटी, लेकिन यहाँ विसल का मतलब है कश्ती, कश्ती रानी। अच्छा, डैश हेल्प द राइटर इन गेटिंग रिसेप्शन। किसने जो है वो मदद की राइटर की कि वो वहाँ पर रुक सकें? तो वो मदद की थी कैप्टन ने। कैप्टन अगर उन्हें जॉब ना देते तो फिर वो राइटर के लिए मुश्किल हो जाती, उन्हें फिर रोटों पे सोना पड़ जाता। अच्छा, मैं 9 को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी शॉर्ट है। डैश वॉज द हेड टीचर इम्प्रेशन ऑफ द राइटर आफ्टर क्लीनिंग द रूम। अच्छा, हेड टीचर जो थी स्कूल की जहाँ पर ये हमारे राइटर साहब जाना चाहते थे, तो जब इन्होंने अपना काम किया राइटर ने यानी सफाई वगैरह की, तो किस तरह का इम्प्रेशन पड़ा था हेड टीचर पे, यानी टीचर को कैसा लगा इनका काम देखकर? अनयूजुअल, बड़ी हैरान हुई वो कि इतना ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। तो जब भी आपको काम मिले पूरे दिल और लगन से करो ताकि लोग खुश हो जाएं। द राइटर एक्सेप्टेड द क्लीनिंग ऑफ रिसाइटेशन रूम बिकॉज ही वांटेड टू। राइटर ने, देखो आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाओ और आपको टीचर कह दे यानी प्रिंसिपल के भाई वो कमरा साफ़ कर दो, आप तो गुस्सा हो जाओगे, भाई मैं क्यों साफ़ करूँ, मैं तो नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा साफ़। लेकिन यहाँ पर हमारे राइटर गुस्सा नहीं हुए, जब इन्हें कमरा साफ़ करने के लिए कहा तो इन्होंने कमरा साफ़ किया।
तो रेसिटेशन रूम जब इन्होंने साफ़ किया तो क्या हुआ, यानी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, जो हेड टीचर थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। तो यहाँ लिखो इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस द हेड टीचर भी कह लो या सिर्फ हेड कह लो, एक ही बात है। चलो, ज़िंदगी हो गई आसान, बात आ गई समझ। उम्मीद करता हूँ कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में इस चीज़ों को। तो एक्सरसाइज हमारी 2 कंप्लीट हुई। चलें एक्सरसाइज 3 की तरफ चलें। हाँ सर चलते हैं, आ जाए। चलो रिमूव कर दिया मैंने। चलो एक्सरसाइज 3 करते हैं। ये लो एक्सरसाइज 3 आ गई आपकी। अच्छा, एक्सरसाइज 3 में काम कैसे करना, ज़रा इंस्ट्रक्शन देखो। बिलो आर गिवन सम प्लेसेस वेयर द बॉय वेंट और वर्क। नीचे आपको कुछ ऐसी जगहें और काम लिख के दिए हुए हैं जो कि हमारे राइटर ने करे, यानी वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ काम करते रहे। यानी जब वो अपने घर पर थे तो वो माइन में काम करते थे, जब वो रिचमंड पहुँचे तो वो लोडेड का काम करते थे विसल पर, और जब वो हेड टीचर के पास पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, यानी उन्होंने रेसिटेशन रूम साफ़ किया। रेसिटेशन रूम ऐसे रूम को कहा जाता है जहाँ पर बैठ के पढ़ा जाता है या कोई चीज़ सीखी जा रही होती है, ज़्यादातर पढ़ा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी जगहें और काम है जो कि राइटर ने किए हैं। वर्क इन पेयर में काम करो। दोस्त को बोलो भाई कहाँ बैठे हो, आ जाओ साथ। थिंक ऑफ द मेन इवेंट दैट टुक प्लेस देयर एंड राइट देम इन द ऑर्डर गिवन इन द स्टोरी। तो जो स्टोरी में इसका ऑर्डर है ना, वो आपने नंबर बताना है कि माइन में उन्होंने काम कब किया था, यानी पहले काम किया था या बाद में काम किया था। ठीक है, आपने ऐसे बताना है। यानी अगर मैं पूछ लूँ कि राइटर ने पहले माइन में काम किया था या उन्होंने माइन में काम जो है वो बाद में किया था, यानी पहले उन्होंने सफाई की थी या पहले उन्होंने जो है वो माइन में काम किया था, तो आप बोलोगे सर पहले उन्होंने माइन में काम किया था। तो यानी माइन में जो काम है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि स्टोरी में पहले इसका जिक्र किया गया है। शुरू के जो पैराग्राफ्स हैं या जो शुरू के पैसेज हैं उसमें माइन में काम करने का जिक्र है, तो आपने वो नंबर बताना है। नंबर आप जब भी बता सकते हो जब आपने ये टेक्स्ट पढ़ लिया होगा। अच्छा, हैम्पटन, जब वो हैम्पटन में थे, अ सिटी इन अमेरिका वेयर द राइटर वांटेड टू गो। वो सिटी है जो अमेरिका में है, यानी हैम्पटन अमेरिका में है, और राइटर वहाँ पे जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लेना था। तो यहाँ पर उन्होंने काम कब किया था? सबसे आखिर वाले पार्ट में किया था स्टोरी के। तो यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, हैम्पटन का 2 आएगा, आई थिंक। हाँ 2 सही है। जनरल लुइस रफनर हाउस, जनरल लुइस रफनर के हाउस में उन्होंने कब काम किया था? तीसरे वाले पार्ट में काम किया था, है ना। यानी तीसरे, पहले उन्होंने कहाँ काम किया? माइन में काम किया। उसके बाद वो हैम्पटन जाना चाहते थे। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में ये बताया था ना कि रफनर के घर पे इन्होंने काम किया। याद आ गई ना बात? हाँ चलो। कोल माइन में उन्होंने काम किया, सबसे पहले वाले पैराग्राफ में काम किया। तो राइटर वॉज लिसनिंग टू द 2 कोल माइनर्स हु वर डिस्कसिंग द रेड कलर्ड स्कूल। तो ये कब हुआ था? कि जब वो कोल माइन में काम कर रहे थे और 2 माइनर आपस में स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कलर्ड पीपल के लिए है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ वो काम की जिक्र नहीं है, यहाँ पर और चीज़ों का भी जिक्र हो रहा है कि ये कहाँ पर बात हुई थी। सिटी ऑफ रिचमंड, द सिटी वेयर द राइटर टुक अ शॉर्ट पॉज ऑफ रेस्ट। तो रिचमंड में राइटर ने रेस्ट लिया था, कुछ टाइम के लिए रुके थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब ये चीज़ किस पैराग्राफ में या कहाँ पर बताई गई? 5वें हिस्से में बताई गई थी। ठीक है। मेल्डन, द सिटी द राइटर सॉ वॉज हैम्पटन, ये 4थे पैराग्राफ में था। ठीक है। अच्छा, अब आ गई अपनी एक्सरसाइज नंबर 4। जल्दी से आ जाओ, कहाँ रह गए? एक्सरसाइज नंबर 4। अच्छा, ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस हमारी ये है कि 2000 सालाना है, लेकिन उसमें नोट्स वगैरह, गैस पेपर सब फ्री मिल जाएगा आपको, कोई और चीज़ बाय नहीं करनी पड़ेगी। देखो, ग्रुप में ऐड हो गए ना, गैस पेपर मिलेंगे और गैस पेपर से बहुत ज़्यादा पेपर आएगा। तो बिल्कुल आप फ़ीस ज़्यादा है 2000 पूरे साल के लिए, लेकिन उसमें आपका कितना फ़ायदा है कि आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। और आपको पता है कोचिंग की फ़ीस 5000 6000 महाना, यहाँ तो सिर्फ 2000 सालाना है। ठीक है, तो ज़रूर ऐड होइएगा। वर्क इंडिविजुअली एंड मैच द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड राइट द आंसर इन कॉलम सी। आफ्टर यू हैव डन शेयर योर वर्क विथ योर क्लासमेट्स या क्लास फेलो। आपने वर्क इंडिविजुअली करना है, यानी अकेले काम करना है, लिख दिया उन्होंने शुरू में। कॉलम ए में आपको जो है वो कुछ काम दिए हुए हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। उस स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा कॉलम बी में है, लेकिन वो आगे पीछे है।
तो आपने बताना है कि स्टेटमेंट 1 का सही कौन सा है ए बी सी डी में से। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। पहला मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगी और बात। द राइटर फर्स्ट वर्क, अब इसका अगला पार्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉलम बी में, ये आपने बताना है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास डी में सही लिखा हुआ है। इन अ कोल माइन एज अ वर्कर, राइटर ने सबसे पहले काम कहाँ पर किया? कोल माइन में काम किया था। द स्कूल वेयर ही फर्स्ट स्टडीज़, वो स्कूल जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले पढ़ा, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था? वॉज ऑल्सो टीचिंग सम ट्रेड और इंडस्ट्री, उस स्कूल में जहाँ पर ये सबसे पहले पढ़ रहे थे वहाँ पर भी इन्हें इंडस्ट्री और जो है वो काम के बारे में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, ट्रेडिंग यानी तिजारत, इंडस्ट्री यानी जो है वो आपकी जो सनतें होती हैं उसके बारे में। मदर अप्लाइड फॉर अ वैकेंट पोजीशन विच, मदर ने जो है वो अप्लाई किया वैकेंट पोजीशन के, यानी जो जगह खाली थी वहाँ पर। शी हेयर ड्यूरिंग द वर्क, और मदर ने, जब उसको आसान करता हूँ, उनकी अम्मी ने जो है वो काम के लिए अप्लाई किया था, याद है आपको। लेकिन वो काम के लिए अप्लाई कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने कुछ वर्कर से सुना था कि भाई के काम जो है वो खाली है जनरल लुइस रफनर के घर पर, इसलिए वो अप्लाई कर पाए। फर्स्ट, मिस्टर लुइस रफनर वांटेड थिंग प्रोमिनेंटली, अच्छा यहाँ मिस होगा, मिस लुइस रफनर वांटेड थिंग्स प्रोमिनेंटली, यानी सबसे पहले जो मिस रफनर थी, यानी जिनके घर पे ये काम कर रहे थे हमारे बुकर टी वॉशिंगटन, तो वो किस तरह की खातून थी? वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि हर चीज़ साफ़ हो, तेज़ी से काम हो। तो एट द बॉटम एब्सोल्युटली ऑनेस्टली एंड फ्रैंकनेस, कि सब कुछ जो है वो ऑनेस्टी से हो और जो बंदा काम करे वो बिल्कुल अच्छा इंसान हो। नो पासर बाय कुड बी सीन, कोई भी जो है वो गुजरने वाला नहीं दिखा। तो फिर क्या किया इन्होंने? एंड स्लेप ऑल नाइट साइलेंटली और स्मूथली, तो ये वहीं पर जो है वो फुटपाथ पर एक कोने में सो गए। व्हेन आई अपेयर्ड फॉर एन असाइनमेंट द हेड टीचर, जब इन्हें ये अपेयर हुए, यानी वो वहाँ पर गए कि इन्हें कोई असाइनमेंट दिया जाए, तो हेड टीचर ने इनके साथ क्या किया? सेट रेसिटेशन रूम नीट क्लीननेस, तो जो हेड टीचर थी उन्होंने कहा कि भाई रेसिटेशन रूम उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो, ये मान गए। शी नेदर एडमिटेड नोर रिफ्यूज टू इंटर द इंस्टीट्यूशन, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे और कि इनको इंस्टीट्यूशन में ना रखा जाए, तो हेड टीचर ने भी इन्हें रख लिया था। आई हैड द बेस्ट ब्रेकफास्ट, इन्होंने सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट खाया। बिफोर आई कुड टुक इट बिफोर, और इससे पहले कभी इन्होंने ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद कमा कर ये ब्रेकफास्ट लिया और खाया था। अच्छा, एक्सरसाइज 5 करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5 किस तरह की है मैं बताता हूँ। एक काम आपको लिखा हुआ है, अब उस काम की वजह और रीज़न आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आप लोग सीखो, समझो और नॉलेज बढ़े, एजुकेशन फैले। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने लिख के दे दी हैं कि राइटर के साथ ऐसा क्यों हुआ था, उसकी वजह आपने बतानी है। ठीक है, बात समझ गए ना? एक करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इस कैप को मैं रख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है कैप, कभी मैं हाथ में रख रहा हूँ, कभी मैं पीछे कर रहा हूँ। तो बिलो आर सम ऑफ द एक्शन स्टेटमेंट ऑफ द स्टोरी, यानी कुछ एक्शन और कुछ चीज़ें स्टोरी की जो कि स्ट्रगल फॉर एजुकेशन से ली गई है। तो आपने क्या करना है? वर्क इन ग्रुप में काम करना है एंड राइट द कॉज और रीज़न, आपने वजह बतानी है और रीज़न बताना है, या वजह बतानी है आपने कि ऐसा क्यों किया गया था और ऐसा क्यों हुआ था चैप्टर में। बिफोर द एक्शन स्टेटमेंट, और आगे लिख देना उसको। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विथ योर ग्रुप्स, अच्छा ये काम ग्रुप में करना है, यहाँ पर ग्रुप का लिखा हुआ है। अच्छा, अब स्टेटमेंट देखो, एक्शन स्टेटमेंट देखो और उसकी वजह आपने बतानी है। कोल माइनर वर टॉकिंग वन ऑफ द स्कूल एज ग्रेटर बिकॉज, जो कोल माइनर थे यानी जो कानकन थे, जो कोयले की कान में काम करने वाले थे, वो क्यों किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे? इसकी क्या वजह थी? क्यों? क्योंकि उनके इलाके में कोई ऐसा स्कूल नहीं था। देखो लिखा हुआ है, दे हैड नॉट सच अ फाइन स्कूल बिफोर, इस तरह का स्कूल ना उन्होंने पहले देखा या उनके इलाके में नहीं था। इलाके का वर्ड नहीं है लेकिन इसकी वजह ये है। द राइटर केम आउट फ्रॉम एंजाइटी टू गो हैम्पटन बिकॉज, राइटर जो है वो एंजाइटी में आ गए थे, परेशान हो गए थे, टेंशन में आ गए। क्यों?
क्योंकि वो जो काम करते थे ही वॉज हायर्ड एट सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, क्योंकि उनको जो है, देखो हैम्पटन जाने से पहले या हैम्पटन जाने तक राइटर परेशान हो गए थे, टेंशन में आ गए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो काम करते थे ना, वहाँ पर उन्हें सिर्फ $5 पर मंथ मिल रहे थे, जो कि बहुत कम थे। द राइटर बिलोंग्ड इन वैगन्स, द राइटर बैक्ड, बिलोंग नहीं बैक्ड, द राइटर बैक्ड इन वैगन्स एंड कार बिकॉज राइटर ने सब मतलब लिफ्ट मांगी और लोगों से इल्तिजाएं की कि उन्हें गाड़ी में लिफ्ट दी जाए। वो ऐसा क्यों कर रहे थे राइटर? ही डिड नॉट हैव मनी टू हैम्पटन, उनके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव अ मनी टू गो हैम्पटन, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो हैम्पटन तक चले जाएं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। द राइटर स्पेंड नाइट एट द साइड वॉक बिकॉज राइटर ने जो है वो रोड के किनारे, साइड वॉक यानी रोड के किनारे, फुटपाथ के किनारे रात गुजारी। क्यों? क्योंकि राइटर के पास पैसे नहीं थे ना वहाँ पर, और वो नए थे सिटी में, इसलिए भी। He was in the city, he was new in the city and he did not have money to live in any hotel. उनके पास पैसे ही नहीं थे वो किसी होटल में रुक सके। The captain decide for working continuously because कैप्टन ने डिसाइड किया कि मुझे बुकर टी वॉशिंगटन के साथ मुसलसल काम करते रहना चाहिए। यानी पहले तो कैप्टन ने एक काम दिया इनको करने के लिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो फिर कैप्टन ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इनके साथ काम करता रहूँगा। क्यों? He felt sympathy with the writer who was hardworking and did not have any amount of money. क्योंकि कैप्टन को पता चल गया था कि ये एक अच्छे इंसान है। कैप्टन के दिल में हमदर्दी पैदा हुई राइटर के लिए, यानी हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, और उन्हें ये भी पता चल गया था कैप्टन को कि भाई इनके पास कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने इनको काम दिए रखा। द इम्प्रेशन ऑफ बॉय टू हेड टीचर वॉज नॉट सुटेबल बिकॉज जो इम्प्रेशन था, यानी जो फर्स्ट लुक था हमारे राइटर का, बुकर टी वॉशिंगटन का, हेड टीचर के पास यानी प्रिंसिपल के सामने, वो अच्छा नहीं था। देखो प्रिंसिपल भी कह सकते हो आप हेड टीचर को, या सबसे बड़ा टीचर भी कह सकते हो। तो इम्प्रेशन उनका अच्छा क्यों नहीं था? ऐसा क्या किया था बुकर टी वॉशिंगटन ने कि उनका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से ना ही कोई बात लिया था, ना ही कोई अच्छा खाना खाया था, ना ही वो अच्छी तरह रहे थे, इसलिए वो अच्छे नहीं लग रहे थे। She had been so long without proper food, a bath and change of clothes, और उन्होंने काफ़ी टाइम से कपड़े भी नहीं बदले थे। The head teacher rubbed the wood work because जब हमारे राइटर ने पूरी कमरे की सफाई कर ली, यानी रेसिटेशन रूम जो था उसको सही कर लिया, रिसाइट करने वाले यानी जो रेसिटेशन रूम था उसको सही से साफ कर दिया, तो हेड टीचर ने आने के बाद क्यों वो जो है अपना रुमाल लकड़ी पर फेरा ताकि वो चेक कर सके कि काम अच्छा किया या गलत किया है। She tried to know if the author had made any mistake during the work of cleanness, यानी हेड टीचर चेक करना चाहती थी कि कहीं सफाई करते वक्त कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, ये तो नहीं ऊपर ऊपर से सफाई कर दी, नीचे सब गंदा पड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। द बॉय टुक हार्ड वर्क इन द विसल बिकॉज हमारे जो राइटर थे वो एक लड़के थे, बच्चे थे, टीनेजर थे, वो हार्ड वर्क क्यों कर रहे थे? He had no money to eat breakfast, कि उनके पास पैसे इतने भी नहीं थे कि वो खाना खा सके। The head teacher guessed that the boy would enter the institution because, तो head teacher ने डिसाइड किया कि इन्हें हम अपने इंस्टीट्यूट में रख लेते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा डिसाइड किया? He showed honesty, frankness and hard work, क्योंकि हमारे जो राइटर थे, जो बुकर टी वॉशिंगटन थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी, सच्चाई और उन्होंने अपना हार्ड वर्क शो किया टीचर के सामने, तो उन्होंने कहा कि चलो इन्हें रख लेते। अब क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो अभी हम करते हैं डायरेक्ट 7। अच्छा, वर्क इंडिविजुअली, राइट अ शॉर्ट जर्नी ऑफ योर एजुकेशन टू रीच योर इंस्टीट्यूशन इन योर ओन वर्ड्स एंड रीड आउट बिफोर द क्लास द नेक्स्ट डे। आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन के लिए जर्नी, यानी आपने जो स्ट्रगल की है ना एजुकेशन हासिल करने के लिए, वो बतानी है, लेकिन अपने खुद के अल्फाजों में, और फिर अगले दिन ना क्लास के सामने जाकर ये पढ़ना है और ये सबको बताना है। तो सच लिखिएगा अगर खुद लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, आप उसको देखें। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये किसी और की बात हो रही है। माई फादर वॉज अ पुअर फार्मर, तो मेरे अब्बू तो फार्मर नहीं है, ठीक है, मेरे अब्बू फार्मर नहीं है।
तो मेरे अब्बू जो है, मैं कह रहा हूँ मेरे अब्बू फार्मर नहीं है, यहाँ पर वो राइटर कह रहा है जिसने लिखा है कि उसके अब्बू फार्मर है। तो राइटर के अब्बू फार्मर है, यानी खेत में काम करने वाले हैं। माई मदर यूज टू सी सॉ आ क्लोज, तो उनकी अम्मी जो हैं वो कपड़े वगैरह धोती हैं और घर के काम करती हैं। आई यूज़ टू ग्रेस बफलोस, मैं जो है वो गायों को चराता हूँ, यानी उनको लेके चलता हूँ। गायें वगैरह, बफलोस यानी भैंसें, खाना वगैरह खाती हैं। अच्छा, ग्रेस का मतलब पता है? ग्रेस का मतलब क्या होता है? चरहाना। ठीक है, मैं सही था, चरहाना ही होता है। अच्छा, आई वॉज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, लेकिन मुझे एजुकेशन हासिल करनी है। घर में मुश्किल आती है लेकिन फिर भी मुझे एजुकेशन हासिल करनी है। चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। आई वर्क हार्ड ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर, आई यूज टू टेक द नोट्स वाइल आई वॉन्ट टू फील्ड विथ माई बफेलोस, तो मैं जो है वो मेहनत करता हूँ और हार्ड वर्क करता हूँ, एजुकेशन हासिल करता हूँ, और जब मैं गायों को चरा रहा होता हूँ तो मैं नोट्स वगैरह लिख रहा होता हूँ और पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है। आई पास द मैट्रिक एग्ज़ाम आफ्टर वर्किंग हार्ड, तो मैंने अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लिया है मेहनत कर कर। आफ्टर डेट आई स्टार्ट टू डू वर्क ऑफ टेकिंग वुड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, तो फिर मैंने मैट्रिक करने के बाद वुड यानी जो कीचड़ है उसके ज़रिए से ईंट जो बनती है उसका काम शुरू कर दिया है, जो कि ईंटें बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आई कलेक्ट सम अमाउंट, तो यहाँ से मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। एंड पेड द फीस ऑफ द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की है ये काम कर करके, क्योंकि मेरे हाथ तो गंदे हो गए हैं मेहनत कर करके, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक रोशनी है जो मुझे आगे लेके जाएगी। आई सेक्रीफाइड माई ऑल विशेज़ ऑफ वेयरिंग फैंसी क्लोथ, और मैंने हर वो ख्वाहिश जो कि अच्छे कपड़े पहनने की थी वो ख़त्म कर दी है, उसको कुर्बान कर दिया है, क्योंकि अगर अच्छे कपड़े पहनूंगा तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से दूंगा। शूज़ एंड सम अदर कस्टम्स, और जूते वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उन सबको पहनने से मैंने मतलब कुर्बान कर दिया उन सबका पहनना, यानी अच्छे कपड़ा ख़रीदना और अच्छी चीज़ें ख़रीदना मैंने कुर्बान कर दी है। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ताकि पैसे जमा करके यूनिवर्सिटी की फ़ीस दूँ। आई स्पेंड फॉर हार्ड एंड डिफ़िकल्ट ईयर, मैं जो है अभी थोड़ा मुश्किल वक्त गुजार रहा हूँ कुछ सालों से। आई पास द यूनिवर्सिटी लाइफ एंड नाउ आई एम हैप्पी, और मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ पास कर ली है, यानी मुझे डिग्री मिल गई है, जो कि अभी मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन अब मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक एजुकेशन है, एक तालीम है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकूँगा। अच्छा, अब आ जाओ आखिरी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, कहते हैं एक्सरसाइज 8 में, योर स्कूल कॉलेज इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक टू एम्पावर वुमेन विथ एजुकेशन इज़ टू एम्पावर द नेशन। आपके स्कूल या कॉलेज में एक डिबेट होती है, यानी एक स्पीच, यानी एक तकरीर का मुकाबला होता है। डिबेट अलग चीज़ है, स्पीच अलग चीज़ है, ठीक है। तो एक स्पीच का मुकाबला होता है जिसमें आपने ये बताना है कि वुमेन्स को एम्पावर क्यों करना चाहिए, यानी औरतों को एजुकेशन क्यों हासिल करनी चाहिए, और साथ ही साथ औरतों को इख्तियारात क्यों मिलने चाहिए, ये आपने बताना है। और जिससे कि नेशन भी तरक्की करेगी। जब औरतें तरक्की करेंगी तो नेशन तरक्की करेगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड वुमेन एजुकेशन डे, और उस दिन वर्ल्ड वुमेन एजुकेशन डे है, यानी औरतों की पढ़ाई का दिन है जो पूरी दुनिया में बनाया जाता है। वर्क इंडिविजुअली, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द अबव टॉपिक एंड डिलीवर बिफोर द क्लास। इंडिविजुअली काम करो, अकेले काम करो, टॉपिक बनाओ, ठीक है, स्पीच रेडी करो और फिर सबके सामने कहो। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए आसानी करवा दी है, इसे स्पीच को लिख दिया है। देखो भाई, मेरे घर में तो वुमेन को इतनी एम्पावर है कि मैं आज भी पैसों के लिए अपनी अम्मी से डिपेंड करता हूँ, यानी अम्मी से मांगता रहता हूँ। तो ये आप समझ सकते हो कि मेरे घर में कितनी ज़्यादा वुमेन्स को एम्पावर है, ठीक है। बेशक मेरे पास पैसे होते हैं लेकिन मैं फिर भी अम्मी से, अब्बू से मांग लेता हूँ, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट स्पीच, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे, वो औलाद जो अपनी माँ बाप से पैसे लेते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है, चाहे वो जितना भी अमीर हो जाए, जितने भी कमा लें। अच्छा देखो, वुमेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी एंड द होल फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन वुमेन फॉर इट्स डेली एक्टिविटीज़। तो आपको पता है वुमेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में और किसी भी फैमिली में। क्यों? क्योंकि अगर देखो वुमेन्स नहीं होंगी तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा, ठीक है, और हमें कौन चीज़ें सिखाएगा, हमें कौन पालेगा, हमें कौन बड़ा करेगा, हमें कौन समझाएगा। तो सबसे पहला जो टीचर होता है वो हमारे माँ बाप और ख़ासतौर पर हमारी माँ होती हैं। दे प्लेड द रोल ऑफ मदर, वो एक माँ भी होती है, एक औरत एक माँ भी होती है, एक वाइफ भी होती है, एक होम मेकर यानी एक हाउस वाइफ भी होती हैं, एक कुकर भी होती हैं, यानी कुकर बोल रहा हूँ, एक कुक भी होती हैं, यानी एक खाना भी पकाती हैं घर में। वुमेन टीचर भी होती हैं, और माँ जो है वो एक दोस्त भी होती है।
औरत जो है एक नर्स भी होती है, औरत जो है वो एक पाकिस्तान की तो पीएम भी रही हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो वो भी एक खातून थी, ठीक है। और लेडीज़ जो हैं वो मिनिस्टर्स भी होती हैं, और लेडीज़ जो हैं वो आपके पास, आपको देखा होगा अभी भी हमारे जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो भी एक लेडीज़ हैं। देखो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अब आप ये वीडियो आगे जाके देखो, क्या पता कोई और मिनिस्टर बन गया हो, तो वो अलग बात है, ठीक है। हमारी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं एक लेडीज़, तो मुख्तलिफ जो है वो काम सर अंजाम देती हैं। वुमेंस पुलिस में भी होती हैं, फ़ौज में भी होती हैं, अदालतों में भी होती हैं, जज भी होती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी ड्यूटीज़, डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हर फील्ड में आपको वुमेंस मिल जाएंगी। तो वुमेंस को जो है वो पावर है, ठीक है। द वुमेंस हु आर इन अ जॉब have to also fulfill the job responsibilities while managing home and family। अच्छा देखो, जब वुमेंस यानी औरतें जब काम कर रही होती हैं, यानी अपनी फील्ड में होती हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होती हैं, तो ना सिर्फ वो अपनी काम की जिम्मेदारियां पूरी कर रही होती हैं, बल्कि घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ डॉक्टर हैं, तो अगर वो पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजार रही हैं, तो फिर वो रात में आके खाना वगैरह भी पकाती हैं घर वालों के लिए, ताकि उनको फ्रेश फूड और घर का खाना मिल सके, क्योंकि कोई तो घर पे होगा ना खाना पकाने के लिए। द फैमिली ऑफ वुमेन इज़ वेरी हार्ड, सॉरी लाइफ, जो लाइफ है एक औरत की वो वाकई मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। बट शी गेट लिटिल और नॉट एप्रिशिएशन, मगर उनको ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं मिल पा रही होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन हु आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड मल्टी टास्कर बट हैव नो रिकॉग्नाइजेशन इन सोसाइटी। बहुत सारी खातूनें हैं जो कि बहुत काबिल होती हैं और बहुत अच्छा जो है उनके अंदर टैलेंट होता है, बहुत अच्छा उनके पास जो है वो स्किल्स होती हैं, लेकिन उन्हें माशरे में सही जगह नहीं मिल पाती है उनके टैलेंट को। तो इसके लिए ये कि भाई हार्ड वर्क करती रहें आप लोग, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। जेंडर इक्वलिटी, अब जेंडर इन इक्वलिटी का मतलब होता है कि मर्द और औरत में फ़र्क करना। अब ये किस तरह से लिखा गया ज़रा देखते हैं। वन ऑफ द मेजर हार्डनेस इन द ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन जेंडर इन इक्वलिटी, मतलब अगर जेंडर इन इक्वलिटी होगी तो माशरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी औरतों को और मर्दों को सबको मिलकर काम करना है। अगर मर्द बाहर काम कर रहा है तो औरत को घर के काम करने होंगे ताकि माशरा अच्छा बन सके, या अगर औरत बाहर काम कर रही है तो उन्हें वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा अच्छी तरह से करना होगा, ताकि हर इंसान जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा तो माशरा आगे बढ़ेगा। समझ सकते हो ना भाई, मैं खुद भी खाना वगैरह पका लेता हूँ, अगर कभी भूख लगती है तो हर तरह का खाना पका लेता हूँ माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है यानी घर में औरतों पर तशद्दुद होना, उनके ऊपर घर में जुल्म होना, ठीक है। उसको देखें क्या लिखा गया। अच्छा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पूरे में भी यही बात हो रही है, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। एज डिवोर्स इज़ स्टिल अ टैबू, टैबू यानी बुरा समझना। देखो ये तो बात सच है ना, माशरे में बुरा समझा जाता है डिवोर्स को, और इंडिया में भी बुरा समझा जाता है, पाकिस्तान में भी बुरा समझा जाता है, अच्छी चीज़ नहीं होती है। एज डिवोर्स इज स्टिल अ टैबू इन इंडिया सोसाइटी, मैनी वुमेन्स आर सेक्रीफाइसिंग फ्रॉम अब्यूज मैरिजेस। तो जब डिवोर्स को बुरा समझा जाता है और अगर औरतों पे जुल्म हो रहा होता है तो फिर औरतें उन जुल्म को बर्दाश्त कर रही होती हैं। यानी औरतों पे जुल्म मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं, आप लोग खुद भी इसे और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में फिर बोल रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक राय होती है। मैं हर किसी की राय की जो है वो क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक स्पीच लिखी गई है, एक नज़रिया दिया गया है, एक बात की जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस बात से इत्तेफाक करे, कुछ लोगों की अलग राय भी हो सकती है या कुछ लोग इत्तेफाक भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ वी विश टू सी अ नेशन दैट डेवलप इकोनॉमिकली, अच्छा थोड़ा यहाँ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो भाई औरतों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, यानी वो तिजारत कर सकें, वो बिज़नेस कर सकें, जैसे कि आजकल बहुत सारी लेडीज़ घर से बिज़नेस कर रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज फीमेल वर गिवन पुअर एजुकेशन और नो एजुकेशन दे वर नॉट एबल टू गेट गुड जॉब्स। तो भाई अगर कोई लेडीज़ हैं या कोई औरत है या कोई बच्ची है, वो अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं करेगी तो फिर उनको अच्छी जॉब्स भी नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी ही नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसे तो डॉक्टर कभी बनाया ही नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा बनो, चाहे मर्द हो या औरत, तो एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, जो कि मुश्किल काम है तालीम हासिल करना। लेकिन अगर तालीम हासिल नहीं करोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है, चाहे मर्द हो या औरत। थस आइदर दे हैव टू स्टे एट होम
और डू लेज़र पेड जॉब। तो फिर जब अच्छी तालीम नहीं हासिल करोगे तो घर में रहना पड़ेगा और जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी। बात तो सच है ना, समझ आ गई ना। वुमेन एंड एजुकेशन, तो भाई औरतों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब औरतें एजुकेशन हासिल करेंगी तो वो एक अच्छी माँ, बहन और डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकेंगी। और मर्दों का भी ऐसा ही है कि वो अगर अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे तो वो अच्छे भाई, बाप सब बन सकेंगे। क्वालिटी एजुकेशन इज़ द की टू वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है वुमेन्स को तरक्की देने के लिए। आगे ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हो। वुमेन एंड डिसीजन मेकिंग, तो वुमेन्स को डिसीजन मेकिंग में भी लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, हर कैबिनेट में आपको लेडीज़ मिनिस्टर्स मिल जाएंगी। तो वो जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो जो हमारी खातून मिनिस्टर वज़रा होती हैं वो भी अपनी राय देती हैं। और कभी कभार उनकी राय, कभी कभार क्या, अक्सर उनकी राय इतनी अच्छी होती है कि सब उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं। तो जब भी अगर हम चाहते हैं कि कौम आगे बढ़े तो मर्दों को, औरतों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि क्या चीज़ अच्छी है, फिर जाके कौम हमारी आगे बढ़ेगी। क्योंकि भाई मर्द वो चीज़ें बता देंगे जो मर्दों के लिए बेहतर है, औरतें वो चीज़ें बता देंगी जो औरतों के लिए बेहतर है, फिर सब मिलकर एक डिसीजन ले लेंगे और फिर सब उस पर अमल करेंगे। तो इस तरह से कौम और मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो मीन्स व्हेन दे सोसाइटी विल ऑल्सो एक्सेप्ट वुमेन एज डिसीजन मेकर फॉर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फैमिली। जब औरतें डिसीजन लेंगी घर के इकोनॉमिक्स में या मुल्क में तो फिर सब अच्छी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। देखो मर्द और औरत जब साथ चलेंगे ना तो हम सब आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन, द गवर्नमेंट एंड सेवरल NGOs, यानी आखिर में, are making effort to empower women by creating awareness. The government is running a large number of projects for education and skill developments of women so that can get economics independence. तो आखिर में ये है कि भाई हुकूमत और बहुत सारे NGOs का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे हुकूमती इदारे और NGOs मिलकर काम कर रहे हैं कि औरतों को एजुकेशन दी जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके, ताकि अगर औरतें घर से बैठकर कुछ बिज़नेस करना चाहती हैं या कुछ काम करना चाहती हैं तो वो कर सकें और एक किरदार अदा कर सकें इस कौम को आगे ले जाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। भाई देखो मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप मेरे भाई हो तो आपने अपनी टीचर की, अपनी मदर की, अपनी बहनों की, अपनी क्लासमेट की, सबकी इज़्ज़त करनी है, उनको जो है वो इज़्ज़त देनी है। ठीक है, उनसे हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना, यानी उनसे ज़्यादा हंसी मजाक ना करें, उन्हें जो है वो तंग ना करें, उनको जो है वो गलत बात ना कहें, उनसे उनको रिस्पेक्ट दें। देखो भाई मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं जिस स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में तो मैं एक बार पढ़ाने के लिए गया था, मैं स्कूल में पढ़ाता नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या मैं जिस कोचिंग में जाता हूँ या जो भी करता हूँ, मैं वहाँ पर वुमेंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब किसी लेडीज़ का या जब किसी मेरी बहन का या जब किसी मेरे भाई का, या ख़ासतौर पर वुमेंस की बात कर रहे हैं तो उनकी बात करते हैं, तो जब किसी बहन का मुझे मैसेज आता है या जब कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं उनसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। ठीक है, और टू द पॉइंट बात करता हूँ, वो जो बात कर रही होते हैं उनका जवाब देता हूँ। ठीक है, आगे पीछे के सवालात नहीं करता, फजूल बात नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो लेडीज़ को रिस्पेक्ट देनी होगी। हम अगर ख़ातून को इज़्ज़त देंगे तो फिर जो है हमारा एक अच्छा माशरा बनेगा। ठीक है, तो हमें लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि देखो एक टीचर का यही तो काम होता है कि वो माशरा अच्छा बनाता है। तो मैं भी थोड़ा सा रोल प्ले कर देता हूँ अपना, कि आपने हर लेडीज़ की इज़्ज़त करनी है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके स्कूल में कोई काम करने वाली हो, कोई भी हो, आपने रिस्पेक्ट करनी है, आपने अच्छी तरह बात करना है। सलाम कर रहे हैं तो सही तरह करना है, हंसी मजाक नहीं करना है और आगे पीछे की बातें नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। पर मैं तो अल्लाह का शुक्र है रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी यही कहूँगा, हमेशा रिस्पेक्ट करा करो। अच्छा एक और छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट रुको, ज़रा मोबाइल फेंक दिया मैंने अपना। हाँ अब सही। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि भाई देखो एजुकेशन को हासिल करो। जब आप रियल एजुकेशन हासिल करोगे ना, यानी जब आपको तालीम वाकई ही समझ में आने लगेगी तो आप ना खामोश हो जाओगे। खामोश यानी आप कम बोलने लगोगे, और कम बोला करें। ठीक है, कम बोलने से क्या होता है कि आपका वक़ार बढ़ता है। जब जो काबिल इंसान होता है ना वो कम बोलता है, थोड़ा बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है और बाअसर बोलता है। हंसी मजाक कम करा करें, ठीक है, और ऐसी बात करा करें जिससे लोगों के फ़ायदे हों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं फिर कहूँगा हर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ।
क्योंकि एजुकेशन का काम सिर्फ ये होता है कि माशरे को अच्छा बनाया जा सके और माशरे में बेहतरी लाई जा सके। एजुकेशन आप लोग इसीलिए हासिल कर रहे हैं ना। तो मेरी उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग नोट्स बाय कर लेना, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। 40 मिनट मुझे हो गए खड़े खड़े, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।